हेलो बच्चों, आज से हम लोग क्लास 12th की गणित पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक होगा ITF यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देख सकते हैं आप। और ये ITF भी जो है 6 होंगे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। ये सभी क्या होते हैं? ITF होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए सबसे पहले हम लोग साइन इनवर्स एक्स के बारे में देखेंगे, कैसे ये प्राप्त होता है। देखिए, यदि हम ये ले कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये क्या होता है? एंगल होता है। ये होता है एंगल यानी कोण। और ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो देखिए कैसे होता है ये। जैसे मान लीजिए कि हम साइन थीटा, ये जो थीटा देख रहे हैं ये एंगल है। यदि थीटा का मान हम 30 अंश रख दें तो ये क्या हो जाएगा? साइन 30 अंश। और साइन 30 अंश का मान कितना आ जाएगा? 1/2। देखिए 1/2 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। 1/2 क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। जब ये पूरी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है तो एक्स भी क्या हो जाएगा? ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। जब हम साइन को इधर लाते हैं तो ये हो जाता है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। ध्यान दीजिए, इसमें इसको पढ़ते क्या है कि साइन इनवर्स एक्स, इसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जिसे आप हम देख रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसमें ऊपर वाले में एक्स क्या था? एक न्यूमेरिकल वैल्यू था। तो यहाँ भी एक्स क्या रहेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू ही रहेगा। लेकिन ये पूरा मान जो देख रहे हैं, ये पूरा मान ये क्या हो जाएगा? एंगल हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और यहाँ भी थीटा क्या रहेगा? एंगल ही रहेगा। इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। जैसे यदि अब कहा जाए कि साइन इनवर्स पाई/3, तो ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे एंगल नहीं आ सकता है। साइन इनवर्स पाई/3 कभी नहीं आएगा। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। देखिए लिखे हैं ना, एक्स जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे कि साइन इनवर्स 1/3 दिया गया है, तो ये सही दिया गया है, 1/3 आ सकता है क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू ही आएगा। और ये जो ये पूरा मान है, जैसे हम मान लीजिए कि लिख दिए साइन इनवर्स 1/2, तो ये जो पूरा मान आएगा ये कैसा आएगा? एक कोण आएगा। ये एक कोण को प्रदर्शित करता है पूरा मान। साइन इनवर्स एक्स क्या है? तो एक कोण है। देखिए कैसे, तो साइन इनवर्स, तो साइन कितने अंश का मान ये जो 1/2 होता है? तो हम कहते हैं कि साइन 30 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। और फिर ये साइन इनवर्स, ये साइन हटेगा तो क्या बच जाएगा? 30 अंश बच जाएगा। देखिए साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या आ गया? 30 अंश आ गया, ये कोण आ गया। तो वही हम कह रहे हैं कि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स जो है क्या हो जाएगा? एक एंगल होगा, कोण होगा। ये जो एक्स रहता है इसके साथ, ये क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल वैल्यूज कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान देंगे आप लोग कि यदि पहला है कि साइन इनवर्स और फिर साइन एक्स यदि है तो इसका मान जो है एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन एक्स है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना आ जाए? साइन एक्स आ जाए, तो इस पूरा का मान कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। दूसरा देखिए, पहले का ये फर्स्ट समझ सकते हैं, फिर सेकेंड। वैसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। थर्ड टेन इनवर्स टेन एक्स है, तो इसका भी मान कितना होगा? एक्स होगा। फिर चौथा कॉट इनवर्स कॉट एक्स है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। पांचवा सेक इनवर्स सेक एक्स है, तो इसका भी मान क्या होगा? एक्स होगा। छठवा कोसेक इनवर्स और कोसेक एक्स है, तो इसका भी मान क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये दोनों ये सेम है। यदि ये साइन इनवर्स है तो ये
साइन से ही रिलेटेड यहाँ पर साइन एक्स आ जाए तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख देंगे, जो यहाँ पर रहेगा एंगल जो रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, यदि साइन इनवर्स एक्स है तो इसका भी जो वैल्यू होगा वो एक्स हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड, यदि कॉस इनवर्स एक्स है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। थर्ड, टेन इनवर्स एक्स है तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स होगा। इससे ही आप आगे लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्या एक हम प्रूफ दिखा दे रहे हैं कैसे हो रहा है प्रूफ, यानी कि पहले का फर्स्ट कैसे देख सकते हैं कि ये साइन एक्स है, इसको हम लोग मान लेंगे कि माना साइन एक्स इज इक्वल टू ए। साइन एक्स को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, तो इम्प्लाई दैट एक्स बराबर कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स ए आ जाएगा, साइन इनवर्स ए आ जाएगा। अब जो प्रूफ करना है उसका हम लोग क्या ले लें, LHS ले लें। LHS कितना है, साइन इनवर्स साइन एक्स। ध्यान देंगे साइन एक्स का मान हम कितना माने हैं, ए माने हैं, तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और साइन इनवर्स ए का मान कितना है, एक्स है, तो बराबर कितना हो गया, RHS हो गया। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान क्या होता है, एक्स आता है। इसी प्रकार से इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को ए मानेंगे, इस प्रकार से आगे ये प्रूफ होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होता है, ITF के प्रिंसिपल वैल्यूज़ क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, हमें लिखे हैं ITF के वह मान जो अपने परिसर यानी कि रेंज का जो स्पेलिंग है थोड़ा गलती हो गया है, या बस ई रहेगा, यानी कि रेंज के बीच स्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, मुख्य मान कहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आपको प्रिंसिपल वैल्यूज समझने के लिए यानी कि मुख्य मान जानने के लिए आपको रेंज की जानकारी होनी चाहिए, परिसर की जानकारी होनी चाहिए कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, इसके बाद साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तभी आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अभी हम कुछ देर बाद आपको बताएंगे भी कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, कॉस थीटा का रेंज क्या होता है, यानी कि जितने भी टी रेशियो हैं उनके हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब ये देखते हैं कि ITF के वह मान जो अपने परिसर, ITF क्या होता है, 6 होते हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, यही ना ITF होता है। तो ITF के वह मान जो अपने परिसर यानी कि अपने रेंज के बीच में ही स्थित हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज कहते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं साइन इनवर्स एक्स के लिए, जैसे आप ये ध्यान दीजिए साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2, ठीक है, से लेकर कहाँ तक होता है, ये +π/2 तक। ठीक है, यानी कि -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज हुआ -π/2 से π/2 तक हुआ, ये रेंज हो गया किसका, साइन इनवर्स एक्स का हो गया। तब यदि हम साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान देखें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि साइन इनवर्स एक्स का वह मान जो, देखिए क्या लिखे हैं, अपने परिसर में, तो इसका परिसर क्या है, जो -π/2 एवं π/2 के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं, मुख्य मान कहते हैं साइन इनवर्स के लिए। ठीक है, तो इस पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स साइन 3π/4, इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यूज लिखना है। आज जब इसका हम मान लिखते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यूज ही लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका प्रिंसिपल वैल्यूज लिखते समय हम ये देखेंगे कि जो ये वैल्यूज दिया गया, एंगल दिया गया है, ये एंगल अपने रेंज में पड़ रहा है कि नहीं, रेंज में पड़ना चाहिए, तभी इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि यदि हम इसका ध्यान नहीं देते तो डायरेक्ट इसका मान हम क्या लिख देते, 3π/4 लिख देते, क्योंकि अभी हम बताएं कि यहाँ साइन इनवर्स हो और यहाँ पर साइन हो, तो जो वैल्यूज है क्या बचेगा, बस 3π/4, तो 3π/4 हम लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा यदि ये लिख देते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये इसके बीच में आना चाहिए, और ये जो है 135 अंश -90 और +90 के बीच में नहीं आएगा,
तो हम क्या करेंगे, जो 3π/4 है इसको इस प्रकार से बदलेंगे कि इसके बीच में आ जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, और फिर ये दिया गया है साइन, और इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/4। देखिए पाई माइनस π/4 यानी कि 180 में से जब 45 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 135, यानी कि 3π/4 आ जाएगा। अब जो है हम ये जानते हैं कि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर जो है साइन थीटा ही होता है, तब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे साइन π/4। अब जाकर ये साइन इनवर्स, ये साइन हटेगा और ये क्या लिखेंगे हम, π/4 लिखेंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि ये इसके बीच आएगा, ये साइन इनवर्स का जो रेंज होता है उसके अंतर्गत आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन 3π/4 का जो प्रिंसिपल वैल्यूज होगा वो कितना होगा, π/4 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यूज देखेंगे, टेन इनवर्स का देखेंगे, लेकिन उनसे पहले हमको सबका जो है डोमेन और रेंज आना चाहिए, खास तौर से रेंज का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पूरे त्रिकोणमितीय फलनों का डोमेन और रेंज देखेंगे, यानी कि साइन थीटा का रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, कॉस का क्या होता है। इन सबको देखने के बाद फिर इसकी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, यानी कि ITF के डोमेन और रेंज क्या होते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। हेलो बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपातों का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ध्यान दीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब का हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा के लिए देखते हैं, साइन के लिए देखते हैं। ध्यान दीजिए, जो साइन थीटा का जो मान है वो 1 से कम होता है या 1 के इक्वल, या -1 से अधिक, नहीं तो -1 के इक्वल, यानी कि साइन थीटा का मान -1 और +1 के बीच में ही पड़ता है। आप नंबर लाइन पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये 0 है, फिर ये 1, ये -1 है, ठीक है, -1, फिर ये 2, इधर -2। ठीक है, तो जो साइन थीटा है, एंगल कुछ भी हम रख दें, एंगल कुछ भी, कितना भी बड़ा एंगल रखें, तो जो इसका मान आएगा इतने में ही आएगा, इतने में, -1 और +1 के बीच में ही आएगा, इसमें ही पड़ेगा। किसका मान, साइन थीटा का मान। ठीक है बच्चों, तो साइन थीटा का मान ये, यानी कि जो एरिया हुआ साइन का इतने में ही हुआ। एंगल कुछ भी रखिए, कितना ही बड़ा एंगल रखिए, तो जो इसकी वैल्यू आएगी साइन की, इसी में आएगी। ठीक है, यदि हम ये कहें कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 और 0 के बीच में आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो जो माइनस वाले वैल्यूज़ हैं इसमें वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। माइनस का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि स्क्वायर का ले रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान है इसमें ही पड़ेगा, बस इतने में, इतने में पड़ेगा साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान। अब या माड साइन थीटा का भी मान कभी कभी पूछ देता है, तो माड साइन थीटा भी क्या पड़ेगा, 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माड भी क्या होता है, प्लस में ही आता है। यानी कि जो पूरा एरिया हुआ ये, वो किसका हुआ, साइन थीटा का हुआ। ठीक है, और ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा या माड साइन थीटा का हुआ। ठीक है बच्चों, अब यानी कि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान क्या होगा, -1 होगा। अधिकतम मान साइन थीटा का, देखिए साइन थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1। यदि आपसे कोई पूछ दे कि साइन 2 थीटा का अधिकतम मान क्या होगा, तो 1 ही होगा। एंगल कुछ भी हो जाए, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए एंगल, तो अधिकतम मान 1 ही रहेगा। थीटा हो, चाहे 2 थीटा हो जाए, चाहे 3 थीटा हो जाए, चाहे 4 थीटा हो जाए, और चाहे 100 थीटा हो जाए, इसका अधिकतम मान क्या होगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, और न्यूनतम मान क्या होगा, -1, यानी कि -1 और +1 के बीच में ही रहेगा। इसी को हम लोग रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं। यदि हम ये कहें कि साइन थीटा का रेंज क्या होगा, तो हम कहेंगे कि -1 और 1 के बीच में जितनी भी नंबर्स आएंगी वो सभी क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। इसको हम लोग क्लोज इंटरवल में दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि -1 और +1 को भी शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, आगे
तो साइन स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान 0, माड साइन थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0, इसी के बीच में भी पड़ेगा। अब देखते हैं कास के लिए, तो कास भी साइन की तरह ही वेरीज करता है, यानी कि कास थीटा भी क्या पड़ता है 1 और -1 के बीच में ही पड़ता है, यानी कि इसी में पड़ता है। यानी कि ये भी एरिया किसका हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका एरिया हो गया, कॉस थीटा का हो गया। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अब कास स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा का मान वो 1 और 0 के बीच में हो गया, यानी कि इसमें ये जो एरिया हो गया वो किसका हो गया, कास स्क्वायर थीटा या मॉड कास थीटा हो गया। ठीक है बच्चों, मॉड कास थीटा, क्योंकि मॉड कास थीटा भी 0 और 1 के बीच में ही पड़ेगा। ठीक है, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कास स्क्वायर थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0। तो ये हो गया साइन और कास का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब तीसरे, चलिए जो इसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कास का व्युत्क्रम सेक, तो पहले हम इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पहले इसका कि साइन और कास का यही है सीमा, इससे बाहर नहीं घूमेंगे नंबर लाइन पे, यही अधिकतम सीमा। यदि साइन का मान यहाँ चलेगा तो यहीं तक आकर रुक जाएगा, इसके आगे जाएगा ही नहीं। यानी कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं इतना, ये सभी एरिया किसका है, साइन और कॉस का है। चलिए अब हम देखते हैं कि सेक और कोसेक का क्या हो। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि सेक थीटा जो है ये 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है। 1 से बड़ा तो 1 से बड़ा 2 भी होता है, 3 भी होता है, अनंत तक जाएगा। या -1 से छोटा, तो -1 से छोटा क्या होता है, -2 भी होता है, -3 भी होता है, -4 भी होता है, -∞ तक ये जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा का मान जो है 1 से बड़ा, नहीं तो -1 से छोटा। चलिए इसको हम नंबर लाइन पर अच्छे से समझते हैं। नंबर लाइन पे इसको अच्छे से देखते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो सॉरी -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये इधर जो है -2 और ये -3, कहाँ तक जाएगा, ये जो है -∞ तक जाएगा और ये +∞ तक जाएगा। ध्यान देंगे आप इसमें। अभी हम आपको ये बताए थे कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, एक इसका एरिया है, साइन और कास का है। ठीक है, कास का भी एरिया है। अभी हम बताएं कि कास क्या होता है, सेक का व्युत्क्रम होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि एक दूसरे के दुश्मन हुए। यदि हम ये कहें कि एक साइन और कास का इलाका है तो इस इलाका में सेक नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो है कास पड़ता है, उसके वजह से इस इलाका में कौन नहीं आएगा, सेक नहीं आएगा। तो सेक का इलाका कौन सा हो जाएगा, इधर, इसके इधर और इसके इधर, इधर ही पड़ेगा। ये एरिया जो है नहीं होगा, इस एरिया में आएगा ही नहीं मान इसका, सेक थीटा का। यानी कि सेक थीटा का मान क्या हो गया, 1 या 1 से अधिक, -1 या -1 से कम। ठीक है, सेक थीटा का मान 1 नहीं तो 1 से अधिक, अधिक कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -1 नहीं तो -1 से कम, तो -1 से कम कहाँ तक, -∞ तक। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलाका हुआ सेक का हुआ और ये भी इलाका सेक का हुआ। ये जो बीच में देख रहे हैं ये जगह, इसमें ये नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो किसका स्थान है, साइन और कॉस का है। चलिए अब देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1, यानी कि हमेशा जो है 1 नहीं तो 1 से बड़ा होगा ये। ठीक है, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, देखिए सेक का भी है, सेक स्क्वायर थीटा का भी है और मॉड सेक थीटा का भी है। ठीक है, और मॉड सेक थीटा भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1, हमेशा जो है 1 नहीं तो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछे कि सेक थीटा का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होता है, न्यूनतम धनात्मक मान, तो न्यूनतम धनात्मक मान 1 ही होगा, और अधिकतम मान तो कोई फिक्स ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। यदि आपसे ये कोई पूछे कि सेक थीटा का अधिकतम मान क्या होता है, तो इन्फिनिटी होगा। मान लीजिए कि ऑप्शन में दे दे 4 ऑप्शन में, तो 4 ऑप्शन में जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को देंगे, यदि इन्फिनिटी नहीं है तब। ठीक है, यदि हम आपसे कोई पूछ दे कि सेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान क्या होता है, अधिकतम ऋणात्मक मान, तो अधिकतम ऋणात्मक मान कितना होता है, -1 होता है। -1 ही है जो सबसे बड़ा जो है क्या होता है, इनमें होता है,
माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, तो ये क्या कहलाएगा? सेक थीटा का अधिकतम ऋणात्मक मान कितना होगा? तो -1 होगा। ठीक है, तो ये सेक थीटा का एरिया हो गया। अब आते हैं कोसेक पे। तो कोसेक थीटा भी जो है सेक की तरह ही होता है, यानी कि दोनों एक साथ रहते हैं, एक तरह बिहेव करते हैं। यानी कोसेक थीटा भी 1 से बड़ा नहीं तो 1 के बराबर, 1 से बड़ा मतलब इधर, यहाँ से आप देख सकते हैं किसका हो गया? ये कोसेक थीटा का हो गया। फिर इधर भी ये किसका हो गया? कोसेक थीटा का भी हो गया। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा भी क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1, और मॉड कोसेक थीटा भी कितना हो जाएगा? ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 1। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा या मॉड कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, तो आप ये समझ गए कि सेक और कॉस जो है 1 के इधर नहीं तो -1 के इधर पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टेन और कॉट के लिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं टेन और कॉट के लिए कि टेन थीटा का अधिकतम मान क्या होगा और न्यूनतम मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अभी हम देखे हैं कि साइन और कॉस जो होता है -1 और +1 के बीच में पड़ता है, और सेक कोसेक जो होता है -1 के इधर नहीं तो 1 के इधर नहीं तो -1 के इधर पड़ता है, इस एरिया में नहीं पड़ता है। और टेन और कॉट जो है वो साइन के साथ भी मिलकर रहता है और कॉस सेक कोसेक सबके साथ मिलजुल कर रहता है, यानी कि नंबर लाइन पे उसे कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ चलेगा तो सीधे यहाँ तक रुकेगा, इधर चलेगा तो सीधा इधर तक रुकेगा, कोई नहीं इससे बाउंडेशन है। वो चाहे तो ये इस एरिया में भी आ सकता है, इस एरिया में भी घूम सकता है, और ये जो सेक का एरिया है उसमें भी जा सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि टेन थीटा का जो मान होगा वो इन्फिनिटिव से कम मान है तो -इन्फिनिटिव से ज़्यादा, यानी कि पूरा कहीं भी। ठीक है, यदि टेन स्क्वायर थीटा का मान यदि आपसे कोई पूछ दे तो स्क्वायर होगा तो माइनस वाला वैल्यू ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि इसके इधर नहीं आएगा, तो 0 से बड़ा और इन्फिनिटिव से कम। यदि टेन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान यदि आपसे कोई पूछे तो 0 होगा, क्या होगा? 0। और मार टेन थीटा भी क्या होता है? 0 और इन्फिनिटिव के बीच में होता है। ठीक है, 0 और इन्फिनिटिव के बीच में। कॉट भी ऐसे ही होगा, कॉट थीटा भी इसी प्रकार से होगा। सॉरी, ये थीटा नहीं इन्फिनाइट है। और कॉट स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही होगा, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटिव के बीच में, और मॉड कॉट थीटा भी 0 से लेकर इन्फिनिटिव के बीच में। यानी कि ये सभी लाइन जो है इस लाइंस पे कहीं भी टेन और कॉट की वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, यानी कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत एवं परिसर निकालना सीखेंगे। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि प्रांत क्या होता है, डोमेन क्या होता है। डोमेन, यदि कोई फंक्शन है f(x), सपोज दैट ये 1/x-2 है, ये फलन दिया गया है f(x) बराबर इतना, तो इसका डोमेन क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये जो x देख रहे हैं या यहाँ पे जो x देख रहे हैं, x के वे सभी मान डोमेन होंगे जिस पे जो फलन है क्या हो? परिभाषित हो। क्या हो? परिभाषित हो। ठीक है, परिभाषित हो, ध्यान दीजिएगा, यानी कि डिफाइंड हो। ठीक है, डिफाइंड हो, यानी कि x के वे सभी मान डोमेन होंगे जिस पे ये फलन क्या हो? परिभाषित हो। ध्यान दीजिए, तो हम ये चेक करेंगे कि ये फलन जो है x के वे कौन सा मान है जिस पे क्या होता है? अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि परिभाषित ही नहीं होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि फलन जो दिया गया है वो p/q के रूप में दिया गया है, और जब कोई भी फलन p/q के रूप में होता है तब उसका हर, यानी कि नीचे वाला यदि 0 हो जाता है तो क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है। यानी कि यदि ये 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। तो x बराबर क्या रखने पर ये अपरिभाषित होगा? तो x बराबर 2 रखने पर होगा। 2 रख देंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको चेक कैसे करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिभाषित तभी होगा जब इसका हर जो है वो 0 ना हो। ठीक है, यानी कि x बराबर 2 ना आए, यानी कि x बराबर 2 को छोड़कर जितने भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, उनमें से 2 को छोड़कर सभी नंबर्स क्या होंगे? डोमेन कहलाएंगे। क्या होंगे? डोमेन कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी कि जो डोमेन होगा इसका पूरा रियल नंबर r,
इसमें 2 को निकाल देंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं कुछ भी इसमें रखिए, ये फलन परिभाषित ही होगा, और जब परिभाषित होगा तो ये सभी मान क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और मान रखने के बाद जो मान हमको प्राप्त होता जाएगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। चलिए इतना बहुत है डोमेन और रेंज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए, यानी कि साइन के लिए, कॉस के लिए। चलिए हम ये मान रहे हैं कि पहला जो फंक्शन है वो क्या दिया गया है, fx बराबर साइन एक्स दिया गया है। इसका हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है और रेंज बताना है। तो ये जो साइन एक्स आप देख रहे हैं, तो x का ऐसा कोई x क्या है, सबसे पहले तो x एंगल है, क्या ऐसा कोई एंगल्स है जिस पे एंगल यहाँ रखे तो ये फलन क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, अपरिभाषित हो जाए। तो साइन का मान हम पहले अभी बताए हैं कि ये 1 और -1 के बीच में पड़ता ही है, तो इन्फिनिटी कहाँ से आएगा, यानी कि एंगल कुछ भी रखिए इसका मान -1 + 1 के बीच में ही आएगा, तो अनंत आएगा ही नहीं। यानी कि कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पे फलन क्या हो जाए, परिभाषित हो, अपरिभाषित हो जाए, सॉरी। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाए, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो डोमेन होगा पूरा रियल नंबर होगा। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या है ये, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, आर है। अब इसका रेंज क्या होगा, रेंज ये बताइए, जब ये सभी एंगल्स रखेंगे तो मान क्या क्या आ सकता है, कितना भी आए, -1 और +1 से अधिक नहीं आएगा, 1 से अधिक नहीं आएगा और -1 से कम नहीं आएगा, यानी किसी के बीच में ही आएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, यानी कि -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये भी एक सेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 को भी और +1 को भी शामिल किया गया है। चलिए अब आपको इंटरवल्स यहाँ दिखाते हैं कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स ध्यान दीजिए, यदि कोई वैल्यू है, ये नंबर लाइन है, यदि यहाँ पर एक संख्या है a और यहाँ पे एक संख्या है b, ठीक है, यदि इसके बीच जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, इसके बीच a और b के बीच, यदि उसको सेट के रूप में हम दिखाएं तो a, b और ये छोटा कोष्ठक यदि हम लगा देते हैं तो ये क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस इंटरवल में a और b के बीच सभी संख्याएं हैं, बस a और b शामिल नहीं है, इसलिए छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। यानी कि यदि हम इसको दिखाएं तो x सच दैट x कैसा है, ये a और b के बीच में है, यानी कि a से क्या है, ये बड़ा है और b से क्या है, कम है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ, यानी कि a और b के बीच सभी नंबर्स आएंगे, इसको ओपन इंटरवल कहेंगे। यानी कि इस समुच्चय में a और b शामिल नहीं है। यदि a और b को भी शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है, a और b को भी शामिल हो जाएगा तो ये ओपन हो गया। दूसरा क्लोज के लिए बस देख लीजिए, होते तो 4 हैं लेकिन आप बस 2 ही देखिए। यदि a और b को भी शामिल कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, क्लोज्ड इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या है, a और b के बीच तो सभी नंबर्स आ ही रहे हैं, साथ ही साथ a और b भी आ रहा है, अर्थात x सच दैट a लेस आर इक्वल टू x या लेस आर इक्वल टू b। यानी कि ये जो x है वो किस प्रकार का है, a और b के बीच सभी संख्याएं और साथ साथ a और b भी शामिल है। उसी प्रकार यहाँ जो है बड़ा ब्रैकेट ही लगाया जाएगा, क्योंकि -1 और 1 भी शामिल है, क्योंकि अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है, और उसके बीच जितनी भी संख्याएं आएंगी सभी आएंगे। ठीक है, ये रहा इंटरवल्स। अब आगे देखते हैं हम लोग, साइन एक्स का डोमेन भी हो गया और रेंज भी हो गया। इसी प्रकार कॉस एक्स का देखते हैं। कॉस एक्स का डोमेन देखेंगे तो डोमेन क्या होगा इसका, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार से साइन एक्स है वैसे ही ये भी है। कॉस एक्स में भी इन्फिनिटिव नहीं आता है, यानी कि एक्स का मान एंगल कॉस के लिए जो एक्स है, एक्स क्या है, एंगल ही ना है एक, तो कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पे कॉस एक्स क्या हो जाए, इन्फिनिटिव हो जाए। यानी कि कुछ भी मान रखिए, कॉस एक्स का मान परिभाषित ही आएगा, यानी कि कोई वास्तविक संख्या ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डोमेन फिर से इससे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ये। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं हैं और संख्या कैसा लिया जाएगा,
कोण में लिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कास के साथ क्या आता है, कोण आता है, एंगल आता है। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, परिसर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए इसका रेंज भी इतना ही होता है, -1 से लेकर कहाँ तक, +1 तक। ठीक है, तो ये हो गया साइन और कास का डोमेन और रेंज। अब हम लोग जो है टैन और कॉट का डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। चलो अब हम लोग देखते हैं कि tan x का डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए, तो फिर से हम x यानी कि एंगल्स को रख कर चेक करेंगे कि क्या ऐसा कोई एंगल है जिस पे ये अपरिभाषित आ जाए। तो हाँ, यहाँ पर होता है tan 90 अंश का मान इन्फिनिटिव होता है, यानी कि 90 अंश जो है π/2 जिसको हम कहते हैं वो इसका डोमेन नहीं होगा। और ऐसे बहुत सारे एंगल्स हैं जिस पे ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित आएगा। जैसे कि π/2 है, यानी ऐसे चेक कर सकते हैं, ये π/2 होता है। फिर जब एक राउंड यहाँ कंप्लीट करके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 270 अंश होता है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 2n+1 और π/2, ठीक है, n का मान हम जो है 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखें, तो ये जो हमको पता चलता जाएगा कि tan कितने कितने अंश का मान जो है क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से गुणा होगा, इसमें π/2 ही होगा, तो tan π/2 का मान क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 1 रखिए तो 1 जब यहाँ पर रख देंगे तो 2 + 1 कितना बच जाएगा, 3, तो 3 π/2 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटिव होगा। और 3 π/2 ही जो है 270 अंश होता है। फिर यहाँ 3 रख दें तो 3 में 2 से गुणा करेंगे 6, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, 7 π/2 क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। tan 7 π/2 इन्फिनिटिव होगा। इस तरह से आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं नोट में कि tan 2n+1 π/2 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। याद रखिएगा आप ये, जहाँ n बराबर 0, 1, 2, 3, 4 डॉट कुछ भी रख दीजिए। तो अब आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि tan कितने कितने अंश का मान जो है इन्फिनिटिव होता है। 0 पे π/2 आएगा, 1 पे क्या आएगा, 3 π/2 आएगा, 2 पे कितना जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5, 5 π/4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि जो भी 0, 1, 2, 3 यहाँ पर रखने पर जो भी एंगल्स प्राप्त होंगे उस एंगल्स पे ये फलन क्या होता जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यूज हैं इसमें रखने पर जो जो एंगल प्राप्त होगा वह एंगल्स इसका डोमेन नहीं होगा। उसको छोड़कर जितने भी एंगल्स बचेंगे वो क्या कहलाएंगे, डोमेन। जैसे शुरू से हम देखते हैं 0 अंश इसका क्या होगा, डोमेन होगा, क्योंकि 0 पे ये परिभाषित होगा। 30, 40, 50, 60, 70 ये सब क्या होंगे, इसके डोमेन होंगे। बट क्या नहीं डोमेन होगा, ये नहीं होगा। तो हम इसका डोमेन लिख सकते हैं, डोमेन की R- पूरा रियल नंबर तो होगा ये, लेकिन इसमें ये वाले भी तो एंगल आएगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। 2n+1 × π/2, ये हो गया डोमेन। अब हम लोग रेंज निकालना सीखेंगे। तो रेंज क्या होता है इसका, अभी आपको बताए थे कि जो tan थीटा है पूरे रियल नंबर पे ही पड़ता है, यानी कि -∞ से लेकर +∞ तक कोई नहीं इसको रोक सकता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। रेंज कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब हम लोग cot x का डोमेन और रेंज देखते हैं। तो f(x) बराबर क्या लिख लेंगे हम, cot x, यानी कि फलन को cot x ले लिए। तो cot x का डोमेन क्या होगा, देखिए, तो x के वे सभी मान डोमेन कहलाएंगे जिसमें फलन क्या परिभाषित हो। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि क्या x का ऐसा कोई मान है जिसको ये फलन क्या करते, अपरिभाषित कर दे। तो देखिए x बराबर 0 अंश ही क्या हो जाएगा, यानी कि cot 0 अंश का ही मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, यानी कि 0 अंश पे क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 0 cot 0 अंश का मान कितना होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, वैसे ही जब इसके विपरीत आएंगे यहाँ पर 180 अंश का मान, तो cot 180 अंश का मान भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये cot 360 अंश का मान भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिस पे cot का मान क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है,
तो हम ये कह सकते हैं, या आप याद भी रखिएगा ये, कि कॉट एन पाई इज इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी, जहाँ एन इज इक्वल टू, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हम रख सकते हैं। यानी कि एन का मान इसमें हम कुछ भी रखें, एन बराबर 0 रखें तो ये क्या हो जाएगा 0, काश 0 कॉट 0 अंश का मान इन्फिनिटी, 1 रखें तो पाई, काट पाई के मान इन्फिनिटी, 2 रखेंगे तो 2 पाई, अभी देखिए यहाँ पर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सभी क्या होंगे, इन सब पे क्या आएगा, काट का मान इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो है, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन कितना होगा r, और इस रियल नंबर में से n पाई जो है इसको घटाना पड़ेगा, n पाई का मतलब क्या हम घटा रहे हैं, 0 अंश भी निकाल रहे हैं, फिर से पाई भी निकाल रहे हैं, 2 पाई भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n पाई। अब रेंज इसका तभी बताए हैं कि रेंज जो है जिस तरह से 10 का होता है, इस नंबर लाइन पे कहीं भी इसका मान आ सकता है, ठीक ना, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो जो इसका रेंज होगा पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो r क्या होगा, यहाँ पे एंगल ही हम लेंगे r को। ठीक है, अब हम लोग सेक और कोसेक के लिए देखेंगे। 5 नंबर f(x) बराबर सेक x। देखिए, तो सेक x में भी इन्फिनिटी आता है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि कॉस 90 अंश का मान 0 होता है, तो सेक 90 अंश का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 90 अंश यानी कि सेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि x का एक ऐसा मान हम लिए, यानी कि 90, जिस पे फलन क्या हो जा रहा है, अपरिभाषित हो जा रहा है। इसका मतलब 90 अंश जो होगा इसका डोमेन नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे एंगल्स हैं, तो इसके लिए भी आप ये याद रख सकते हैं कि सेक 2n + 1 π/2 इक्वल टू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, जहाँ n का मान क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप n का मान इसमें रखते जाइए, आपको ये पता चलता जाएगा कि सेक कितने कितने अंश का मान जो है इन्फिनिटी होता जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे एंगल्स आएंगे, अनगिनत एंगल्स आएंगे। तो अनगिनत एंगल्स जो होंगे जिस पे फलन या परिभाषित हो रहा है वो डोमेन नहीं होगा, उसको छोड़कर जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा, r माइनस, ये घटा देंगे 2n + 1 × π/2। अब इसका रेंज हमको बताना है कि रेंज क्या हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो हम देखते हैं रेंज इसका। अभी आपको बताए हैं कि सेक x जो है इस नंबर लाइन पे 1 और -1 यानी कि इस रीजन को छोड़कर सब में पड़ता है, बस यही नहीं पड़ता है ये। ठीक है, यानी कि पूरे रियल नंबर, तो पूरा रियल नंबर में ये जो मान है इसको निकाल देंगे, यानी कि r माइनस, अब क्लोज्ड ये बताइए कि -1 और +1, तो यहाँ पर जो है हम ओपन इंटरवल लेंगे, क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको -1 और +1 को भी लेना है। तो यहाँ पर r फिर -1 लिए +1, इसको हम काट देंगे। तो रेंज जो हो जाएगा इसका r माइनस फिर -1 कोष्टक में, यानी कि इन मान पे जो फलन आएगा क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग कोसेक x का डोमेन और रेंज निकालेंगे। तो f(x) बराबर कोसेक x। ठीक है, तो सबसे पहले डोमेन के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्या x का ऐसा कोई मान है जिस पे फलन क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। हाँ, तो x का एक ऐसा मान है, यानी कि x बराबर यदि हम 0 ही रख दें तो कोसेक 0 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। यानी कि 0 अंश जो इसका डोमेन नहीं होगा, 0 अंश को छोड़कर, जैसे कि 30 अंश, 40 अंश और जो आगे आएंगे वो डोमेन होंगे। लेकिन 0 अंश के बाद जैसे देखिए 0 अंश पे, फिर 180 अंश पे, फिर 360 अंश पे, यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ भी इन्फिनिटी आएगा, फिर इन्फिनिटी आएगा, यानी बहुत एंगल्स है। उसके लिए हम आप याद रख सकते हैं कि कोसेक n पाई का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि
एक्स का भी कौन कौन से मान होगा जिस पे फलन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि एन बराबर 0 1 2 3 रखते जाइए तो हमको ये पता चलता जाएगा कि किस किस एंगल्स पे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तब इसका जो डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, इन सभी एंगल्स को छोड़कर, यानी कि पूरा रियल नंबर में से इस एंगल को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा हम लोगों का, डोमेन कहलाएगा। और रेंज क्या कहलाएगा, रेंज अभी बताएं, इस मान को छोड़कर इस एरिया में जो है कोसेक और सेक दोनों ही नहीं पढ़ते हैं, तो इस एरिया को छोड़कर यानी कि पूरे रियल नंबर में से इस एरिया को ही हम घटा देंगे, यानी कि r -1 फिर हाँ 1 ओपन इंटरवल -1 और 1 लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 और -1 और 1 को लिया जाएगा इसमें, और इसमें जब आप जो देख रहे हैं कि घटाया जा रहा है, इसमें -1 और 1 नहीं है, इसका मतलब हुआ क्या कि -1 और 1 के बीच का उसको छोड़कर ये घटाया जाएगा। तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग टी फंक्शंस के यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के डोमेन और रेंज एक सारणी में देख लेते हैं। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। रेंज क्या होगा, -1 और +1 के बीच में पड़ता है तो ये रेंज हो जाएगा। कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डोमेन, तो रियल नंबर हो जाएगा। और रेंज कितना हो जाएगा, -1 और +1 के बीच में पड़ता है। tan एक्स देखिए अभी बताए हैं कि tan 90 अंश का मान क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो r में से क्या करेंगे, 90 अंश के जो भी मल्टीपल आते हैं यानी कि 2n + 1 × π/2, इन सभी एंगल्स को छोड़कर जो एंगल्स बचता है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी कि नंबर लाइन्स पे कहीं भी इसका मान आ सकता है tan x का। वैसे ही cot x का मान, cot x का डोमेन क्या हो जाएगा, r - nπ, यानी कि nπ मतलब क्या हुआ कि 0 अंश, फिर से 180 अंश, 360 अंश पे क्या आएगा, इसका मान अपरिभाषित आएगा, इसीलिए इसको हम r में से इसको घटा देंगे। लेकिन इसका रेंज क्या हो जाएगा, पूरा रियल नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं सेक एक्स का। देखिए तो सेक एक्स जो है, जो डोमेन जो है इसका क्या हो जाएगा, r जो 90 अंश है, यानी कि सेक 90 अंश का मान इन्फिनिटी होता है, तो जो 90 अंश के मल्टीपल हैं उसको हटा देंगे तो 2n + 1 π/2। ठीक है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो बस जो सेक एक्स है इसका मान -1 और +1 के बीच में नहीं आता है, तो उसको छोड़कर जो भी रियल नंबर बचेंगे यानी कि r ओपन इंटरवल -1 और +1 के बीच में। ठीक है, और कोसेक एक्स जो है r और जो भी x का वह एंगल को माइनस करेंगे जिसमें फलन क्या होता हो, अपरिभाषित होता है, तो nπ यानी कि कोसेक 0 अंश। ठीक है, इस तरह से करते हुए फलन अपरिभाषित होता जाता है, इसलिए nπ के मल्टीपल जो भी एंगल है उसको घटा देंगे। और रेंज कितना आ जाएगा इसका, r -1 और ये 1, इसके जैसे ही बिहेव करता है। तो ये रहा टी फंक्शंस का डोमेन और रेंज, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है।